So hi everyone, myself is Professor B.R. Tiwari and I'm going to start a new chapter and name of this chapter is definite integration. Okay. So already I have recorded 2 lectures on definite integration, so please go through with that. But the third lecture have no connection with the previous 2 lectures. Now here we are going to solve the complex numerical with the help of theorems, or you can say that properties. Okay, so I'm going to solve with the help of properties. There are total 24 properties. So one by one I'm going to take each and every properties and I will brief you about that property. Okay, this lecture is for those who are from JEE, who are preparing for JEE or JEE mains or JEE advanced, or it is for those who are preparing for boards. ठीक है, तो जो बच्चा बोर्ड्स के लिए भी कर रहा है वो इन वीडियोस को भी देखेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, तो आज जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं हम, तो इसका नाम है प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन. प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन. अब प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन क्या होती है कि इसमें आपको इंटीग्रेशन जो है उसको मतलब कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि देख के सॉल्व हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है. क्वेश्चन दिखने में इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन दिखने में खतरनाक भी हो तो भी प्रॉपर्टी का यूज़ करने से वो सिंपल हो जाता है या सॉल्वेबल हो जाता है. चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहली प्रॉपर्टी समझाने से पहले एक जस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. 0 to π/2 sin x dx, 0 to π/2 sin x dx और 0 to π/2 sin t dt. अगर इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो फिर आंसर क्या आएगा. तो कोई बच्चा बोल देगा अच्छा मेमोराइज करने का वही पुराना तरीका है. इंटीग्रेशन को मेमोराइज करने के लिए ज़्यादातर डेरिवेटिव के वे से सोचोगे. अगर एक बच्चा ये सोच ले कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है और लर्न करना चालू कर दे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इस तरह. अब साइन एक्स जो आया है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन होगा या माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, तो आंसर आएगा कॉस एक्स. तो प्लस साइन एक्स किसका होगा. अगर प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है तो माइनस प्लस साइन एक्स का आई मीन से माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस साइन एक्स. तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है. कोई बच्चा मगअप कर लेता है, कोई बच्चा नहीं मगअप कर पाता है. ठीक है, तो जब कभी कन्फ्यूज़न आए तो आप ऐसे कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू राइट माइनस. अब ये कॉस एक्स को मैंने अंदर लिख दिया, माइनस साइन को बाहर कर दिया. 0 to π/2. तो ये हमने ऐसे कर दिया 0 to π/2. फिर क्या होगा, तो फिर यही होगा कि बच्चा बोलेगा कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ 0 होगा. कॉस π/2 क्या हो रहा है 0, कॉस 0 1 ब्रैकेट खुला तो +1 आएगा. फिर मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चे ने बोला कि सर कुछ नहीं, यहाँ पर भी वैसे ही जाएगा. फ़र्क ये है कि कॉस t आ जाएगा, कॉस t. ठीक है, 0 to π/2. ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0. फिर हो जाएगा माइनस 0 - 1. 0 - 1 कितना आ गया, +1. तो क्या कोई फ़र्क पड़ा. अगर एक बच्चा ध्यान से देखे तो बोले बिल्कुल नहीं सर. अच्छा t और x हो सकता है, देखो ये तो अलग अलग वेरिएबल है, हो सकता है अलग अलग एक्सिस पे प्लॉट किए जाए. ठीक है, हो सकता है ग्राफ भी कुछ अलग सा, मतलब ग्राफ तो एक ही जैसा दिखेगा, ग्राफ अलग सा नहीं दिखेगा, ग्राफ एक जैसा होगा, बट एक्सिस पे लेने के तरीके हो सकता है. एक्स एक्सिस को कभी कभार हम टी एक्सिस भी कह देते हैं. तो मतलब इससे मैंने इस प्रॉब्लम से आपको क्या सिखाया, इस प्रॉब्लम से ये सिखाया कि प्रॉब्लम में वेरिएबल को
जब चाहे बदल सकते हो मन चाहे वेरिएबल से। अच्छा, एक बच्चा बोले सर अगर मान लो मतलब मुझे जानना है कि कैसे और क्यों बदला जाता है, क्या ज़रूरत है। चलो सबसे पहले तो मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं एक प्रॉब्लम 0 to π/2 sin phi d∅ ये प्रॉब्लम ले लेता हूँ। अच्छा, तुम लोग को मैं बताऊँ कि कुछ कुछ सिंबल्स है ना जो मुझे बड़े डरावने लगते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें न्यूमेरिकल आ गया तो डेफिनेटली मैं रॉन्ग कर जाऊँगा। अब एक बच्चा बोले क्यों, ये वैसे तो टी डी टी है। हाँ मतलब अभी ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। मान लो साइन थीटा हो, साइन फाई हो, बहुत सारे अलग अलग इस तरह के वेरिएबल्स हम यूज़ करें और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो तो मतलब वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ एक्स एंड वाई। तो अगर एक बच्चा चाहे तो चलो ये क्वेश्चन जैसे है वैसे ही रखेगा 0 to π/2 साइन ऑफ, फिर इसका नाम x मतलब नए वेरिएबल को x, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कोई बच्चा बोले सब्स्टिट्यूशन है, कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो। डायरेक्टली हमने क्या किया, चेंज ऑफ वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पे वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया। अब ये दिखने में भी सिंपल है और सॉल्वेबल है, ठीक है। फिर एक बच्चा बोले कि सर और कुछ बताओ। चलो जैसे कि मैं बताता हूँ, एक प्रॉब्लम मैंने लिया 0 से 1, यहाँ पे लिखा 2x/1 + x² dx। फिर मैंने क्या किया कि चलो लेट 1 + x² इज 1 + x² इज t, ठीक है, 1 + x² इज t। फिर 2x dx = dt, 2x dx = dt ले लिया। अब मेरे दिमाग में आ रहा है, अच्छा सब्स्टिट्यूशन के रूल्स मैं बता दूं। सब्स्टिट्यूशन करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान दो कि ये जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो 1 + x² को अगर हमने t लिया है तो t तो एक लाइन, तो y = t, y = x की तरह अज्यूम करो तो आपको पता चलेगा एक लाइन है, लाइन कभी भी कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। फिर दूसरा, ये जब भी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि ये जो 1 + x² है वो मोनोटॉनिक होना चाहिए। कोई बच्चा बोले मोनोटॉनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। कोई बच्चा बोले उससे क्या होगा, उससे मतलब फंक्शन का 1 1 होना ज़रूरी है। अब उससे क्या होगा कि कभी कभार कुछ कुछ प्रॉब्लम में ना जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, अब मैं उस प्रॉपर्टी में अभी नहीं जाना चाहता, मैं जाऊंगा उस प्रॉपर्टी में भी, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम में अगर मिनी टू वन फंक्शन है और अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो डेफिनेटली आपको रॉन्ग आंसर आएगा। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ये भी 0 ये भी 0, अपर लोअर लिमिट दोनों 0 हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक आंसर 0 आ जाता है। लेकिन इस पे हम ब्रीफ बातें करेंगे कि ऐसा क्यों। तो चलो अब लिमिट भी चेंज होगा, जैसे 0 डाला तो 1 हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा, 0 डाला तो 1 हो जाएगा और 1 डाला तो 2 हो जाएगा। dx बन जाएगा dt, dx बन जाएगा dt और dt बन जाएगा t, dt बन जाएगा नहीं सॉरी dt नहीं, dx बन जाएगा dt और डिनोमिनेटर बन जाएगा t। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अभी इसका क्या आंसर आएगा, ln t 1 to 2, तो आंसर होगा ln 2 - ln 1 0, तो ये ln 2 आंसर आ गया। अच्छा, इसी लेवल पे एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ मैं कि अगर बच्चे ने कहा कि सर अगर सपोज करो 1 से 2 और सर t को y मान लिया जाए तो t के बजाय y हो जाए, t की बजाय कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, इनफैक्ट मैं एक चीज़ और बता दूँ कि t की बजाय तुम अगर x भी लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर एक बच्चा बोलेगा अरे सर रुको, x का मतलब तो यहाँ पे कुछ अलग है, 1 + x² = t, तो x = t - 1 का स्क्वायर रूट, t - 1 का स्क्वायर रूट। सो ये आप कैसे लिख रहे हो? अरे बेटा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम तो जस्ट वेरिएबल का नाम अलग कर रहे हैं। एक बच्चा बोलेगा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर मैं, कंफ्यूज। अरे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करते करते
तुम इवन मिडल ऑफ द इंटीग्रेशन नाम बदल सकते हो, नाम जो मन चाहे रख दो। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले कि सर अगर आप रीपुट कर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप तो एक्स ले ही नहीं सकते, या अगर आप रीपुट कर रहे हो तो ये सब कुछ वापस से आपको चेंज करना पड़ेगा, तो अगर चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा देखो, अगर किसी बच्चे ने बोला कि ठीक है सर तो इससे आंसर सेम होगा क्या, बिल्कुल सेम होगा। ये लो 1 to 2, ये भी हो जाएगा ln2 माइनस ln1, यानी कि ln2 आंसर होगा। कोई फर्क पड़ा? तो इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वेरिएबल के नाम को चेंज कर सकते हो, आंसर कुछ भी अलग नहीं होगा। अच्छा, फिर एक बच्चा बोले सर इसका एप्लीकेशन क्या है? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका प्रूफ देता हूँ। सबसे पहले तो प्रूफ देता हूँ, क्योंकि प्रूफ फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, ये इसलिए मैंने लिखा कि कुछ कुछ बोर्ड्स में ना ये प्रूफ भी पूछे जाते हैं कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। और ये प्रूफ, जैसे मैं मुंबई महाराष्ट्र में हूँ तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में तो ये सब पूछा जाता है। और ये प्रूफ भी ऐसे वैसे नहीं है कि 1 या 2 मार्क के लिए आए, इसका अच्छा खासा 3 या 4 मार्क का वेटेज होता है। हालांकि ये तो बहुत इजी प्रूफ है, तो ये तो कभी आएगा नहीं, लेकिन ठीक है चलो कर लेते हैं। A to B FT DT। फिर बच्चे ने बोला चलो सर प्रूफ करो। चलो सॉल्यूशन में जाते हैं। लेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स को मान के चलते हैं, एफ का इंटीग्रल gx प्लस सी आ गया। तो अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल है a to b एफ एक्स डी एक्स, तो समझदार बच्चा तो वैसे भी प्लस सी नहीं लिखेगा। और अगर मान लो किसी बच्चे ने प्लस सी के साथ कंटिन्यू किया, मान के चलते, ऐसे भी लोग होते हैं ना, गैम्बल करते रहते हैं एग्ज़ाम में। कई लोग तो पूरे साल भर क्लास में तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत सारे रिसर्च एंड डिस्कवरी करके दिखाते हैं। फिर उनकी अगर डिस्कवरी फ्लॉप हो जाती है तो मार्क्स कट जाते हैं। फिर और एक चीज़ मैं बता दूं कि हर बोर्ड के पेपर चेक करने वाले एग्जामिनर उतने टैलेंटेड नहीं होते जितने स्टूडेंट। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जो प्योर बोर्ड का टीचर होगा उसे 1-2 मेथड ही पता होंगे, तो आप बहुत बार ऐसे कर जाते हैं या उसे भी वो मेथड आता है। बट बोर्ड क्या कहता है कि आप अगर कोई नया मेथड लिख रहे हो जो टेक्स्ट बुक में नहीं है तो उसका पहले प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, इसका लाइव और बेस्ट एग्जाम्पल है एल हॉस्पिटल रूल। हालांकि नाम एल हॉपिटॉल से इंडिया आते आते हॉपिटॉल्स का हॉस्पिटल बन गया। तो एल हॉपिटॉल्स रूल अगर बहुत सारे बोर्ड में, जैसे आईएससी बोर्ड का बच्चा है, एल हॉपिटॉल्स रूल लगा दे तो उसे पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा है, एल हॉपिटॉल्स अगर कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम में लगा दे, ठीक है, या लिमिट के प्रॉब्लम में लगा दे, तो उसके पूरे मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो हर बोर्ड की अपनी एक क्राइटेरिया होती है। तो ये आपने सॉल्व कर लिया LHS। अब इसी तरह जब आप RHS का डिस्कशन करेंगे कि सर RHS बता दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है और साइन टी का माइनस कॉस टी है। तो A to B FT DT भी हो जाएगा G ऑफ T प्लस C A to B। अब डाला तो फिर ये हो जाएगा G ऑफ B प्लस C माइनस G ऑफ A प्लस C। अब ब्रैकेट मतलब ये खोल दिया तो G ऑफ B प्लस C माइनस G ऑफ A माइनस C। फिर G ऑफ B इसे लिख दूंगा मैं G ऑफ B माइनस G ऑफ A। तो क्या फ़र्क है? तो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। अगर कोई बोर्ड का स्टूडेंट है तो इस प्रूफ को देख सकता है। ठीक है, और अगर कोई कहे कि सर, और अच्छा जेई का बच्चा अगर बोले कि सर थोड़ा एनालिटिकल प्रूफ दो, ऐसा प्रूफ कि जिससे हम समझ पाए, तो देखो इंटीग्रेशन का तो मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व।
तो अगर 0 से π/2 साइन एक्स ड्रॉ किया जाए तो भी वो ऐसे ही होगा, और साइन एक्स मतलब ये एक्स आपने ले लिया, ये वाई ले लिया। तो अगर साइन एक्स की बात करूँ तो आपसे इतनी एरिया पूछ रहा है, और 0 से π/2 ये वाई इक्वल टू साइन एक्स हो गया, और 0 से π/2 अगर y इक्वल टू साइन टी हो गया तो 0 से π/2 ये इतना हो गया। तो एरिया वाइज तो आप भी देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल के नाम बदले हैं। ये एक्स एक्सिस थी, ये टी एक्सिस हो गई, इसी की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो इससे कोई ये एनालिटिकली कह सकते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बच्चा कहेगा कि ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, कुछ एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक काम करता हूँ, मैं मेरे नोट्स से एक प्रॉब्लम आपके लिए लिख देता हूँ। I इक्वल टू 1 से 3 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2dt प्लस 1 से 3 1 प्लस कॉस 2t 1 प्लस कॉस 2t अपॉन 8 प्लस ये भी dt लिख देते हैं। चलो इसका नाम t ना रख के कुछ और भी रख देते हैं, t नहीं रखते हैं क्योंकि आपको तो गेम बताना है ना कि नाम से कुछ नहीं होता है। 2u du रख देते हैं, प्लस 1 से 3 1 प्लस कॉस 2v 1 प्लस कॉस 2v अपॉन 4dv हो जाएगा, प्लस 1 से 3 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2w dw अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस 1 से 3 11 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 40 dx हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को देखो और सोचो। एक बच्चा सोचेगा कि चलो अब सबको सॉल्व करते हैं, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालते हैं, सब करना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें। तो मैं इतनी तो नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा मैं इतनी सारी चीज़ें। मैं तो जस्ट आपको ये बता दे रहा हूँ, चेंज ऑफ वेरिएबल यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी सबका नाम x रख दो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट भी सबकी सेम है, लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं है, सारे लिमिट सेम है 1 से 3। अच्छा, अगर लिमिट सेम होते हैं तो इंटीग्रेंड ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये सब आप ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। अभी ये भी x होता है, ये भी तो फ़र्क क्या पड़ रहा है? उससे फ़र्क तो कुछ पड़ ही नहीं रहा है। अगर हम सारे वेरिएबल का नाम अगर x में रख दें 1 से 3, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, 1 से 3 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 8 dx, 1 से 3 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 4 dx, प्लस 1 से 3 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 5 dx, 1 से 3 11 अपॉन 40 1 प्लस कॉस 2x dx। ये लो, ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, ये प्रॉपर्टी तो मैं कई बार तुमसे डिस्कस भी किया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स मोड में था, थोड़ा सा इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो हाँ, मैं जो कह रहा था आपसे
कि अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² dx, आप कैसे करते हो? लॉजिक बताओ। आप तो यही करते हो ना, 1 से 2 एक्स क्यूब dx माइनस 3 1 से 2 x² dx। तो फिर रिवर्स नहीं पॉसिबल? अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर मान लो ये दिया हो तो ये तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ तो इसे ऐसे में भी लिख सकता हूँ। ओके। अब बच्चा बोलेगा ठीक है, ये तो ठीक है सर, चलेगा, बट सर इंटीग्रेंड अलग हुए। ये देखो अलग तो है। अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I इक्वल टू 1 से 3, 1 से 3। अब सारे इंटीग्रेंड को जैसे जैसे जो लिखा है वो ऐड कर देते हैं यहाँ dx डाल के। तो सबसे पहला वाला तो क्या था, नोट से रिफ़र कर लेता हूँ। ये तो था 1 माइनस कॉस 2x/2। फिर अगला वाला क्या था, 1 प्लस कॉस 2x/8। प्रीवियस पे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट 1 प्लस कॉस 2x/8। ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस 2x/4, 1 प्लस कॉस 2x/4। फिर आगे 2/5, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x 1। और फिर आगे क्या है, प्लस 11/40, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। ये हो गया। फिर अगर तुम्हें मालूम है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तब तो अच्छी बात है। और नहीं मालूम है तो फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री की बुक खोल के पढ़ लो, क्योंकि आई थिंक इसकी सबसे बेटर रेमेडी है पढ़ना। तो लेकिन हाँ, हम ये क्यों कर रहे हैं? सही बात तो ये है कि ये करेंगे क्यों? क्योंकि अगर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो हमें यही आना है। तो रादर देन ये तरीके से हम नहीं सोचेंगे। अच्छा, कोई कहे कि सर ये आपने मतलब अनजाने में लिख दिया। नहीं, ये एक्चुअली ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा मैंने कुछ कॉपीज चेक करते वक्त देखा था कि बच्चे फिर इसको ऐसे करते हैं और फिर वापस घुमा के इसको ऐसे करते हैं। तो आई डोंट थिंक उसकी रिक्वायरमेंट है। अब ये देखो 1/2, इसको तो अलग से सॉल्व कर लो। 1/2 dx, ये तो सॉल्व हो जाएगा, माइनस कॉस 2x dx, इसका भी बाई 2 रहेगा। अब ये नंबर्स ऐड कर लो, 1/8, यहाँ एलसीएम निकाल लो। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, एलसीएम ही मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये तो 8 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल देता हूँ। 1/8 प्लस 1/4 प्लस, इसे तो पहले ये लिख दो, नहीं तो भूल गया लिमिट लिखना। 1 2 3, 1/8 प्लस 1/4 प्लस 2/5 प्लस 11/40। ये तो हम सबको मालूम है कि 8 4 5 और 40 का एलसीएम 40 ही हो जाएगा। 40 बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 10 से करना पड़ेगा, इसे 8 से करना पड़ेगा, इसे 8 से करना पड़ेगा। तो फिर तो ये 16 हो जाएगा। 2 है ना, ये तो बन जाएगा 16, ये 16 बन जाएगा। और 16 बनने के बाद ये 11 तो 11 ही रहेगा, 11 तो 11 ही रहेगा बाई 40। तो फिर क्या हो जाएगा, 26, 42/40 हो रहा है, 42/40, 21/20 भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलो ये कर दिया कि 21/20 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, फिर आप चाहो तो कॉस 2x वाला भी एलसीएम ले सकते हो। नहीं, अब तो आंसर लिखने की बारी आ गई। हाफ बाहर रखो, ये आ गया x।
1 से 3, ठीक है। -1/2 बाहर कर दिया, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x/2, 1 से 3, फिर 21/20। चलो यहाँ तो डायरेक्टली करते हैं, 1 से 3, 1 का इंटीग्रल x 1 से 3, और cos 2x का आ जाएगा sin 2x/2, 1 से 3। फिर क्या करेंगे, हाफ इंटू, यहाँ तो आ गया 3 - 1 2, -1/4 साइन ऑफ 6 माइनस साइन ऑफ 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, प्लस 21/20 टाइम्स ऑफ, ये तो 2 हो गया, 3 - 1 2, प्लस 1/2 साइन 6 माइनस साइन 1, ये कर लिया। अब चलो ब्रैकेट खोल देते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये तो 1 आ गया, -1/4 साइन 6 माइनस साइन 2, फिर 21 को अंदर लेके गए तो 21/10 हो गया, फिर इधर ले आए तो 21/40 हो गया, साइन 6 माइनस साइन 1। फिर हमने क्या किया कि देखा ये दो टर्म सेम है ना, तो 21/40 में से, यही लिख देते हैं, अगले पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, 21/40 में से 1/4 गया, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तब ना, तो 11/40 आ जाएगा, 11/40 साइन 6 माइनस साइन 1, और 1 प्लस तो 31/10। तो लेट मी चेक द आंसर। यार ये तो बवाल हो गया, कहीं तो गड़बड़ हो गया, कहीं तो गड़बड़ हो गया। आंसर दिया है 2, कहाँ गड़बड़ हुआ, कैलकुलेशन भी पता नहीं चल रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया, बवाल तो हुआ है लगता है। देख लो क्वेश्चन सही लिखा है ना। अच्छा हाँ, बवाल तो यहाँ हुआ कि लास्ट वाला टर्म तो माइनस में था। ये देखो पीछे जाओ, कॉपी करते वक्त एक गलती हो गई। ये वाला जो टर्म दिया था ना, एक्चुअली बुक में माइनस में दिया है, बुक में माइनस दिया है तो मैंने माइनस तो लगाया ही नहीं। ठीक है, तो अगर माइनस दिया होता तो ऐसे ही, चलो ठीक है, पूरा आंसर अगर लाने की बात है तो मैं आंसर ला देता हूँ, बट आप समझ ही गए होगे कि करना क्या है। माइनस में दिया है तो माइनस लिख लेते हैं। यार काम बढ़ गया। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और नेक्स्ट पेज में जो जो चीज़ें हैं सही गलत उसे कर लेते हैं सही। फिर ये तो माइनस हो गया, माइनस कर लेते हैं इससे। माइनस करने के बाद फिर इधर चेंजेस करते हैं, माइनस, फिर इधर कितना हो गया, माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। तो 31 में से 11 गया तो 20/40 आ जाएगा, 20/40, 20/40। तो फिर ये तो 1/2 हो गया, ये तो 1/2 हो गया। अच्छा, फिर तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे इतने पार्ट को वापस से डिलीट कर देना चाहिए।
उसका रीज़न ये है, चीज़ें सही कर लेते हैं। 1/4, 1/5, ठीक है, 1/2 आ गया, 1/2, ये भी लिख लिया। ओके, फिर क्या करेंगे, तो फिर ऐसे करेंगे I = 1 to 3, ये तो है 1 माइनस cos 2x/2, और इतने पूरे पार्ट का कैलकुलेशन 1 + cos 2x हमने कॉमन लेके कर लिया था, 1 + cos 2x कॉमन लिया था, इतने पूरे पार्ट का कैलकुलेशन आएगा /2। तो फिर I = 1 to 3, फिर नीचे तो आ जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x प्लस 1 + cos 2x, ठीक है। तो ये तो आ गया 1 से 3 2 dx, तो फिर x मतलब 1 से 3, तो फिर 2 आ गया, आंसर 2 ही दिया है। तो इसका आई होप तुम्हें एप्लीकेशन समझ में आया होगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा मतलब तोप वाली चीज़ नहीं है कि जो ना समझ में आए, देख लो। फिर और पेजेस में इसमें ऐड करता हूँ, और शायद एक प्रॉब्लम में और ऐसा ही देखता हूँ लेने के लिए, थोड़ा सर्च करो मेरी नोट्स से कुछ मिल जाए मुझे, होपफुली। तो अभी अच्छा, अभी तो फिर प्रॉपर्टी 3 के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉपर्टी 3 के ऊपर वाले ही न्यूमेरिकल्स हैं। चलो फिर, अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन ऐसे से पकड़ लो, I1 की वैल्यू उसने दे रखी है 0 to 1 e⁻x अपॉन 1 + x dx, और I2 की वैल्यू दे रखी है उसने 0 to 1, I2 0 to 1 दिया है, 0 to 1 0 to 1 x² अपॉन e⁻x³। थोड़ा मुझे टाइम दो ताकि मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूँ प्रॉपर। 2 - x³ dx। फिर इसने पूछा है कि I1:I2 का रेशियो क्या होगा, MCQ है इसलिए दे रखा है 3/e, b 3/3e, एक ये है e/3, c 3e, d 1/3e। ओके, अब सॉल्यूशन पे जाते हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब किसी बच्चे ने बोला सर ये तो ठीक है, इसका तो थोड़ा भयंकर लग रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इधर दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन है। हाँ ठीक है, वही चीज़ तो मैं भी कहने वाला था कि I2 ले लो, पहले 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। लेट मी राइट डाउन दैट पार्ट, x² dx अपॉन e⁻x³, 2 - x³, ये हमने ले लिया। ओके, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ मान लिया कि लेट x³ बराबर t, तो 3x² dx बराबर dt। और डेफिनेट इंटीग्रल में ओल्ड लिमिट न्यू लिमिट का फंडा चलता है कि पहले वाली लिमिट x के टर्म में थी, अब लिमिट t के टर्म्स में आएंगी, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ये x था, ये t था, ये LL था लोअर लिमिट, ये UL है अपर लिमिट। तो पहले x कितना था
जीरो। अब ये टी कितना हो जाएगा, जीरो का क्यूब यानी कि जीरो। पहले एक्स कितना था, वन। पहले एक्स कितना था, वन। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, वन का क्यूब वन। सो आई टू कितना आ गया, जीरो 1/3, 0 to 1। ये हो गया डी टी, ये हो गया ई रेस टू टी, ये हो गया 2 माइनस टी। ठीक है, 2 माइनस टी। ओके, अब ये प्रॉब्लम मुझे लगता है आधे पे छोड़ना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा क्यों? देखो, एक प्रॉपर्टी और भी है, वो प्रॉपर्टी बहुत इजी वाली प्रॉपर्टी है। हालांकि उसका नंबर आता है 3 पे। चलो मैं बता ही देता हूँ कि एट एनी इंस्टेंट वी कैन ऑल्सो रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स, सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों बराबर ही होते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर आपके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, ये किस चीज़ आपके दिमाग में कैसे रन की कि यहाँ पे लगना है? मैं देख रहा हूँ ना, ई रेस टू टी तो यहाँ पर है, ऊपर है, और ऊपर जाने का एक ही तरीका है कि I2 में जो dt तो dt रहेगा, लेकिन t की जगह पे 0 + 1 माइनस टी आएगा। देखो x की जगह पे क्या आता है, a प्लस बी, 0 + 1 यानी 1 माइनस एक्स, तो ये e रेस टू 1 माइनस टी आ जाएगा। और ये हो जाएगा अगेन x की जगह पे 1 माइनस टी हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? हाँ देखो, फ़र्क तो पड़ा ना। अब इसको लिख दो e अपॉन, इसको अपॉन ई रेस टू टी ऊपर चला जाएगा। ये ई रेस टू टी डी टी अपॉन जो e है वो बाहर निकाल लो, 1/3/e, और ये ब्रैकेट खोलो तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 माइनस टी का प्लस टी। तो फिर क्या बन गया, फिर क्या बन गया? अब चेंज ऑफ वेरिएबल अब लगा दो, अब चेंज ऑफ वेरिएबल लगा दो, वेरिएबल चेंज कर दो, 1/3e 0 to 1 e रेस टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 + x। तो ये तो बन गया I1। तो आपको इन शॉर्ट क्या आ गया, I2 = 1/3e I1। तो आपसे पूछा गया था I1/I2, तो ये आंसर है 3e। देखो कहीं कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई बच्चा बोले सर ये वाला नहीं समझा, तो बेटा ये वाला तो अभी पढ़ाया भी नहीं है। ये क्वेश्चन था, मैं हेजिटेट हो रहा था लेने में कि पता नहीं बच्चों को समझेगा कि नहीं समझेगा, बट ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी, या फिर आप चाहो तो इस लेक्चर को यहीं डिसकंटिन्यू करके आप इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सोचो, इस एक न्यूमेरिकल को सोचो। ये आपके लिए न्यू है, इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 में सिखाऊंगा। 4, 5 में ये प्रॉपर्टी आपको डेप्थ में सिखाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन बहुत जेन्यून था, बहुत मज़ेदार था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में ऐसा कि जो तुम्हें ट्रबल दे। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी 2 इसी में शॉर्ट में कंप्लीट कर देते हैं, एक शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 2 कहता है कि अगर आप लिमिट चेंज करोगे, अगर आप लिमिट चेंज करोगे a to b का b to a करोगे, तब आंसर में बदलाव इतना ही होगा कि पहले तुम्हें कोई प्लस में आंसर आ रहा था, वो माइनस हो जाएगा, और माइनस में आ रहा था प्लस हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज होता है। कोई बच्चा बोले सर कैसे? तो LHS अगर हम लेते हैं कि लेट इंटीग्रल ऑफ fx dx = g ऑफ x + c, अगर मैं ये मानूँ तो इंटीग्रल ऑफ a to b f ऑफ x dx = g ऑफ x + c a to b g ऑफ b + c माइनस g ऑफ a + c।
फिर ये हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा जी बी माइनस जी ए, फिर आर एच एस इंटीग्रल ऑफ माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये बी टू ए हो जाएगा। फिर ये जब खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, जी ए प्लस सी माइनस जी बी प्लस सी, फिर माइनस जी ए माइनस जी बी, फिर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए आ गया। तो ये प्रूफ फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आप अपने बोर्ड के रिस्पेक्टिव पेपर्स को देख लेना। अगर आपको लगता है कि पिछले 5, 6, 7 साल में, 10 साल में पूछा गया है तो पढ़ लेना, अगर नहीं पूछा है तो मत पढ़ना। फिर एक बच्चा बोलेगा एनालिटिकल मतलब क्या होता है इसका? एनालिटिकल मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने राइट साइड मूव करते वक्त एरिया काउंट की अबो द एक्स एक्सिस, ऐसे इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और रिवर्स में आओगे मतलब पहले बड़ा वाला वैल्यू बाद में छोटा वाला वैल्यू, मतलब अपर लिमिट में छोटी वैल्यू, तब ये माइनस में देगा। बस इसका सिग्निफिकेंस इतना है, बट एरिया आएगी। और देखो इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व में एक ही फर्क है, इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया देता है। क्या देता है? अलजेब्रिक एरिया, मतलब जो साइन है उसके साथ आएगा। और डेफिनेट एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? मैग्नीट्यूड वाली एरिया, ठीक है, जिसमें माइनस साइन को रिजेक्ट किया जाता है। तो क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए लिमिट चेंज करने के बाद, इस बात को ध्यान रखना है कि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो लिमिट चेंज करने के बाद चेंजेस होगा, ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि थोड़े से और भी लेक्चर्स के टाइम हो गए हैं। अगले लेक्चर में जब मैं मिलूंगा तो इसके क्वेश्चंस आपको मैं डेप्थ में बता दूंगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच। लेक्चर करते हैं एंड, और मुझे बताना कि कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके, ठीक है। चलो एज यूजुअल थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।